उन दो खुलासों की वजह से काफी हंगामा मच गया था और इसी के साथ कई सारी अटकलें और अफवाहें फैलने लगी थी। कुछ पॉजिटिव थी तो कुछ नेगेटिव। कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि वो बच्चा अनामिका का सौतेला बच्चा था और वो आदमी उसका प्रेमी था, और वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो लड़का अनामिका का नाजायज बच्चा है। कुछ कहने वाले ऐसे भी थे जो अंदाजा लगा रहे थे कि अनामिका ने कई साल पहले शादी की थी जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, और जिनके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है वो उसके पति और बेटा है। इतने सालों में अनामिका को लेकर काफी अफवाहें और हंगामे मचाए गए थे, लेकिन फिर भी उसने किसी के बारे में भी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं समझा। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन इस बार अनामिका को लग रहा था कि उसे इस मामले में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वो वरुण ग्रोवर और उसके बेटे के साथ किसी भी तरह के पछड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। अभी वो इन दो मुसीबतों से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और मुसीबत थी जो उसका रास्ता देख रही थी। अर्जुन खंडेलवाल। अनामिका के डैड सीनियर राजवंश से मिलने के लिए उनके घर चला गया अर्जुन। उसने वहां जाने के लिए जो समय चुना था उसे देखते हुए अनामिका ये मान ही नहीं सकती थी कि उसके वहां आने का कारण अनामिका पर लगे इल्जाम नहीं थे। बेशक अनामिका पर पास्ट में लगे इल्जाम काफी बड़े थे, लेकिन उनमें से किसी को भी साबित करने के लिए अनामिका के खिलाफ किसी भी प्रकार के सबूत नहीं मिले थे। जब तक वो उनके खिलाफ डटकर खड़ी रही, सभी अफवाहें झूठी साबित हुई और सब कुछ शीशे की तरह साफ होता चला गया। राजवंश परिवार की लड़की को किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी, और फिर अर्जुन को भी उस मामलों से कभी कोई दिक्कत पेश आती नजर नहीं आई थी। लेकिन आज वो राजवंश विला में अनामिका के पिता से मिलने आया। जहाँ तक अर्जुन का नेचर था, अनामिका महसूस कर सकती थी कि वो उनसे मिलने क्यों गया था। कारण साफ था, क्योंकि इस बार अनामिका पर लगे इल्जामों में ग्रोवर परिवार का नाम भी शामिल था। बेशक अर्जुन के साथ अनामिका का रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह था, लेकिन इसके बारे में अनामिका के डैड को कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ दिखावे के लिए ही सही, उसे भी राजवंश विला जाना पड़ा था। जब अनामिका घर पहुंची, समीरा राजवंश घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अनामिका को देखते ही एक छोटी स्माइल दी। अनामिका आंटी, आप वापस आ गई? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं वैदे के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? बताइए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डैड कहाँ है? वो ऊपर ही हैं। मिस्टर खंडेलवाल आए हुए हैं, उन्हीं के साथ चाय पीते हुए शतरंज की बाजी खेल रहे हैं। अनामिका को जवाब देकर समीरा बाई कहकर वहां से चल दी। अभी समीरा कुछ 4 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि अनामिका ने उसे आवाज दी, जिसे सुनकर वो फौरन ही समीरा ने पलट कर उसे देखा। हाँ आंटी, कहिए। अनामिका असल में समीरा से ये पूछना चाह रही थी कि क्या वो अमित शर्मा और शालिनी शर्मा के एक जैसे दिखाई देने को लेकर परेशान है और इसके लिए कुछ कर रही है। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया किस तरह समीरा ने अनामिका और संजना की मुलाकातों पर नजर रखने के लिए एक आदमी को उनके पीछे लगाया था, तो अनामिका ने उस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मजे करो। इतना कहकर अनामिका ऊपर की ओर चल दी। समीरा वहीं खड़ी अनामिका को ऊपर जाती हुई देख रही थी। उसकी निगाहों में अनामिका को लेकर एक शक और नाराजगी थी। फिर वो पलटकर अपने रास्ते चल दी। उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अनामिका साफ तौर से उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसने बात बदल दी थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर वो क्या पूछना चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनामिका को समीरा के बारे में कुछ पता चल गया हो? क्या वो बात संजना और शालिनी शर्मा से जुड़ी हुई हो सकती थी? अब संजना और अनामिका के बीच रिलेशन को बढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं था, और अब सिचुएशन उसके बस से बाहर होती जा रही थी। उस बात से उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन गया था। ना वो ठीक से खा पी रही थी और ना ही किसी और से बात कर रही थी। अपना ध्यान लगा नहीं पाती थी। उसे सारा समय एक ही बात की चिंता रहती थी कि कुछ बुरा घट जाएगा, और इसीलिए उसकी आराम से बीत रही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी तो उसे कुछ चीजों को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अब ये मुद्दा इतना छोटा नहीं रह गया था कि उसे इस तरह से अनदेखा किया जा सके। बात छिपाई छिपने वाली नहीं रह गई थी, और अगर बात सबके सामने आ जाती तो समीरा के लिए सबसे बड़ी गलत बात होती। अब समय आ गया था उसे अपने प्लान्स में कुछ बदलाव लाने का। दूसरी मंजिल की बालकनी में सीनियर राजवंश अर्जुन के साथ चेस की बाजी खेलते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। दूर से सुनाई देती आवाजों को सुनकर अनामिका ने अपनी चाल धीमी कर ली। मेरी बेटी बहुत भोली है, वो जितनी
भोली है, उतनी ही जिद्दी भी है, लेकिन अपने भोलेपन के कारण ही वो अक्सर दूसरों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती है। प्लीज उसे थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है जो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती है और दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। अपने पिता से उसके बारे में ये सब बातें सुनकर अनामिका खन्ना स्पीचलेस हो गई थी। वो जल्द ही 30 साल की होने वाली थी, एक मैच्योर वुमन, और फिर भी उसके डैड उसे भोली भाली और जिद्दी बोल रहे थे। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि बच्चे हमेशा अपने माता पिता की नजरों में बच्चे ही रहेंगे। अर्जुन ने सीनियर राजवंश को आश्वासन देते हुए कहा, अरे अंकल, आप इस बारे में कोई फिक्र मत कीजिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अनामिका जैसी लड़की का साथ मिला है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और कभी भी मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सीनियर राजवंश ने अर्जुन की बात को मानते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, एक बाप होने के नाते मेरे दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, शायद ये सोचते हुए कि मेरी बेटी अब दूसरे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी एक अच्छे ही परिवार में जा रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन हुए जाता है। और फिर ये तो बस अभी सगाई ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी अब मेरी नहीं रही, वो अभी से मुझे पराई लगने लगी है। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। अब समय बदल गया है अंकल जी। वो समय अब चला गया जब पत्नियां अपने पतियों का ख्याल रखा करती थी। अब तो पति अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं जैसे वो उनकी ही बच्ची हो। मैं भी अनामिका पर अपनी जान छिड़कता हूँ। अर्जुन के उस जवाब को सुनकर सीनियर राजवंश खुशी के मारे हंस पड़े और जब उनका हंसना रुका तो उन्होंने खंडेलवाल की ओर देखा। लेकिन सच में मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना अर्जुन? अगर वो आदमी उससे प्यार करता तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि प्यार की वजह से ही बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है। कोई अगर प्यार नहीं सिर्फ किसी की केयर करने का दावा करता है तो ये वैसा ही है जैसे कि लोग किसी पालतू जानवर की देखभाल करते हैं और उस रिश्ते में किसी भी तरह की खुशी या अपनापन नहीं होता। अपने डैड की उस बात को सुनकर अनामिका ने अपने कदम तेज किए और सीनियर राजवंश को आवाज लगाई, डैडी। आखिर अर्जुन उसे प्यार कर भी कैसे सकता था? उन दोनों का रिश्ता तो बस एक सौदा था। उसे अर्जुन को इतने कठिन सवाल का जवाब देने से बचाने के लिए कुछ तो करना ही था। जैसे ही सीनियर राजवंश की नजर अनामिका पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अनामिका, मेरी बच्ची, तुम यहाँ? आओ बेटा, आओ मेरे पास आ जाओ। अर्जुन अनामिका को देखकर मंद मंद मुस्कुराया और उठकर अनामिका का हाथ थामते हुए बोला, अंकल, मैं अनामिका को बहुत प्यार करता हूँ। अनामिका खुद यहाँ अर्जुन को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आई थी, लेकिन उसने अर्जुन से इस तरह की हरकत करने की उम्मीद नहीं की थी। अनामिका को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका हाथ किसी शिकारी के शिकंजे में फंस गया है और वो शिकंजा उस पर कसता ही चला जा रहा है। वो अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ खींचने की कोशिश की, अर्जुन ने अपनी पकड़ और भी कड़ी कर दी। अनामिका के डैडी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अगर किसी रोज मैं इस दुनिया में न रहूं और राजवंश फैमिली भी अनामिका से दूर हो जाए, तब भी क्या तुम अनामिका से उतना ही प्यार करोगे? अर्जुन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हमेशा, इस जन्म में तो क्या, आने वाले आगे के जन्मों में भी मैं अनामिका से प्यार करता रहूंगा। अर्जुन की वो बात कहते ही अनामिका ने अपने माथे को इस तरह से सहलाया जैसे उसे अर्जुन की कही बात बढ़ा चढ़ाकर बोलने जैसी लगी। हालांकि वो बात ही बढ़ा चढ़ाकर बोली गई थी, लेकिन उसके डैडी के सामने इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन दिल ही दिल में वो अर्जुन को गालियां दे रही थी। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी, और अगर होती भी तब भी अर्जुन एक बहुत ही बुरा एक्टर साबित हुआ होता। बीते समय में उसने यही सोचा था कि वो अर्जुन पर एक वर्किंग पार्टनर की तरह भरोसा कर सकती थी, लेकिन फिर भी किसी कारण से अब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था और अब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो एक एक्टर होने के नाते जो लड़की दूसरों की जिंदगी को पर्दे पर उतार देती है, उसके लिए दूसरों के इरादों को भांप लेना काफी आसान सी बात थी। सर, आपकी दवाई का समय हो गया है। घर के नौकरों में से एक ने सीनियर राजवंश को याद दिलाया। डैडी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है?
अनामिका ने फिक्र करते हुए कहा, अरे तबीयत खराब होना और ठीक होना तो चलता ही रहेगा। मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ अब। अनामिका के डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तबीयत कहीं ज्यादा खराब तो नहीं है? आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं तो अभी के अभी चलिए और डॉक्टर को दिखाएं। अर्जुन ने परेशान होकर पूछा। अरे कुछ नहीं, ये पुरानी बीमारी है, बस थोड़ी सी दवा और आराम के साथ मैं ठीक हो जाता हूँ। वैसे भी मैं ठीक हूँ। इन लोगों ने ही दवाइयों को हवा बना रखा है। एक बार की मिस हो गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। चिंता जैसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपने हेल्पर की मदद से खड़े हुए। तुम लोग आपस में बात करो और हाँ, रात का खाना यही खाना है तुम लोगों को। सीनियर राजवंश के चले जाने के बाद अनामिका ने अर्जुन का हाथ दूर झटक दिया और उसके सामने बैठकर उसे बेहद ही गुस्से के साथ चेतावनी देते हुए कहा, मेरे डैड से बेवजह की बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? भले ही सगाई को लेकर हो या फिर आगे चलकर अगर हम दोनों की शादी होती है तो मत भूलो कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अर्जुन ठहाका मारकर हंसा और फिर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक सौदा ना रहे तो? अर्जुन ने ये क्या कह दिया था? क्या वो अपने सौदे को प्यार में बदलना चाहता था या वो सौदा ही उसका प्यार था?